बड़े अजीब हालात हैं। हम लोगों ने लंका देखा है। लंका में भी स्थिति यह थी कि अभी थोड़े दिन पहले वहां 2/3 बहुमत से वो सरकार जीती थी और वहां पर भी पहले तमिल्स के खिलाफ और उसके बाद माइनॉरिटीज के खिलाफ मुद्दे शुरू हुए थे और वहां भी कोई लॉबी ही थी जो लंका को बिकवा रही थी। लंका का पोर्ट हो, लंका के संसाधन हो, लंका का टूरिज्म हो, लंका की चाय हो, वो सारी चीजें बिकवा रही थी। अन्यथा लंका तो एक खुशहाल देश था। आप लोग घूमने गए होंगे वहां पर, इतना बुरी स्थिति तो उसकी कभी नहीं थी। एक पॉलिटिकल साइंस में एक बहस है, भारत से अच्छी जीडीपी थी 2019 में। अजय भाई, मैं एक बात करना चाहता हूं। एक राजनीति शास्त्र में एक बहस है। राजनीति शास्त्र में बहस है कि भाई कोई मिनिस्टर कैसे गवर्नर करेगा, हु कैन बी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर, एंड हाउ ही कैन गवर्न, बिकॉज ही डोंट नो एवरीथिंग। उसका फिर जवाब देते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट, यस ही डोंट नो एवरीथिंग, बट ही नोज अबाउट सोसाइटी, ही नोज अबाउट ग्रास रूट ऑफ कंट्री। जो चुनाव जीतता है, जो चुनाव लड़ता है, जो जनता के बीच में रहता है, वो अपनी जमीन को जानता है, वो अपनी जनता को जानता है, वो अपने क्षेत्र और अपनी जनता की आवश्यकताओं को जानता है और वो जिस लेवल तक काम कर रहा होता है उस लेवल तक की जमीनी जरूरतों को जानता है। फिर ये सवाल आएगा कि जब वो जानता नहीं है तो काम कैसे करेगा। तो राजनीति शास्त्र में कहा गया कि देयर आर एक्सपर्ट्स टू एडवाइज हिम। एक्सपर्ट है जो उसको राय देते हैं, उनकी राय को सुनता है और सुन करके उस राय को जनता की कसौटी पर कसता है, जमीन की हकीकत पर कसता है और फिर उस पर मिनिस्टर निर्णय लेता है और तब वो निर्णय हमेशा सार्थक होता है। ऐसे तमाम मंत्री जो साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे, जगजीवन राम जी रक्षा क्षेत्र में क्या क्या विकास होगा वो नहीं जानते थे, लेकिन जगजीवन राम जी ये जानते थे कि करना क्या है। रफी अहमद किदवई साहब नए वैज्ञानिक क्या आविष्कार हुए वो नहीं जानते थे, लेकिन वे जानते थे कि कृषि में क्या करना है। ये उदाहरण बहुत सारे इस तरह के हैं। तो ये राजनीति शास्त्र का विषय। इसीलिए वो तमाम मंत्री जिनको पावर मिली, जिनको उनके मर्जी पर एडवाइस करने वाले लोग मिले, जिन लोगों से वो राय लेना चाहते थे उनको राय देने का उनको अधिकार दिया गया, उन सारे मंत्रियों ने इन 70 सालों में या दुनिया के तमाम देशों में बेहतरीन काम करके दिखाया है। वो तमाम प्रधानमंत्री और मंत्री जो इन चीजों से दूर हो गए, वो डिक्टेट होने लगे या ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा चलने लगे। मैं अब से नहीं, बहुत छोटी उम्र से कहता हूं कि जो भी नेता अधिकारियों को अपना सलाहकार बना लेगा, जो भी नेता आंख बंद करके अधिकारियों पर भरोसा करने लगेगा, उसको बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अधिकारी घोड़ा है, उस पर आप एड़ लगाओगे चलता रहेगा, उसकी लगाम खींचोगे जिस तरफ से उस तरफ चलने लगेगा और उसको आपने मान लिया ये सब जानता है, मैं पीठ पर बैठा हूं, पहुंचा देगा, तो आप जमीन पर गिरे हुए धराशायी दिखोगे और घोड़ा दुलत्ती मार रहा होगा पीछे से। लेकिन ये दुर्भाग्य से ये नई स्थितियां आई हैं और इससे भी बुरी स्थिति यह है कि सारी चीजों के पीछे कैपिटलिज्म। मैंने 16 मई 2014 को कहा था, जब मुझसे पूछा गया था कि देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा इस नई सरकार आने के बाद, और मैंने एक जवाब दिया था कि इसका फैसला अभी हम आज नहीं कर सकते, 6 महीने बाद करेंगे। जब हम देख लेंगे कि जो नई सरकार बनी है मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, ये उस जनता के साथ रहती है जिसने इनको बहुमत दिया है, या ये लोग उस अडानी और अंबानी के साथ रहते हैं जिन्होंने इनको चुनाव लड़ाने, जिताने और राजनीति कराने में 50-60 हजार करोड़ रुपया खर्च किया है। ये 2014 की बात कर रहा हूं। 16 मई को रात के 10 से 11 एक नेशनल टीवी पर मैं बैठा हुआ था और मेरी बात आने वाले समय में अक्षरशः सही साबित हुई। आज 2 लोग गवर्न कर रहे हैं देश को, वो जो चाह रहे हैं उसी तरह से नीतियां बन जा रही हैं। आज एक सरकार गिरा दी गई महाराष्ट्र की, वो इसलिए नहीं गिरा दी गई, बहुत बुरी चल रही थी। जो मुख्यमंत्री था वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, पूरे कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही लंबे समय बाद एक सम्मानित मुख्यमंत्री हुआ। लेकिन सरकार इसलिए गिरा दी गई कि पूंजीपतियों के हित के वाड़े आ रहा था। वहां का हजारों सैकड़ों एकड़ जंगल जिसको काट करके एक पूंजीपति को देना है, वो उसको नहीं होने दे रहा था। इस तरह के तमाम फैसले वहां पर थे जहां पर पूंजी इन्वॉल्व थी और उनके हित के लिए वो सरकार गिराई गई है और उसमें उन पूंजीपतियों का पैसा लगा हुआ है। यह स्थिति दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश या साम्यवादी देश किसी के लिए भी बहुत भयावह स्थिति है और ऐसी स्थितियां लंका की तरफ ले जाती हैं।
ऐसी स्थितियां किसी देश को सीरिया बना देती हैं, किसी देश को अफगानिस्तान बना देती हैं और किसी देश को पाकिस्तान बना देती हैं। और हम लोग अमेरिका, इंग्लैंड, चीन से कंपटीशन करने के बाद पिछले कई सालों से इन्हीं देशों के साथ कंपटीशन में लगे हुए हैं। इसलिए विनीता, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, हम लोग चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये सारे हालात बहुत बुरे हैं। और मुझे लगता है कि हमको चर्चा में एक और डिबेट पे था, उसमें बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति और उनके कार्यों पर। मैंने कहा उनके बारे में क्यों बात करूं, मैं जनता के बारे में क्यों ना बात करूं, मैं इस बारे में क्यों ना बात करूं कि सिलेंडर अब कैसे खरीदा जाएगा। 4 करोड़ लोगों ने सिलेंडर नहीं खरीदा, इस पर क्यों नहीं हम सुबह से शाम तक 1000 बार क्यों नहीं बोले। हम क्यों नहीं बोले कि अब गेहूं से कितना महंगा हो गया। अभी दुबे जी कह रहे थे कि जीएसटी लगा दी गई खाने पीने की चीजों पर, उससे कितना महंगा हो गया हमारा खाना पीना, हमको कितनी मुश्किल हो रही है। हम इस पर क्यों ना बात करें। हम क्यों ना बात करें कि दवाई का कैप्सूल अगर आपने उसको बिना खोले खा लिया तो ऐसे कैप्सूल निकले हैं इस देश में जो खोलेंगे आप तो उसके अंदर कीलें पड़ी हुई हैं, लोहे की कील। इससे बड़ा गुनाह कोई हो सकता है कि कैप्सूल के नाम पर कैप्सूल के भीतर दवाई के बजाय लोहे की छोटी सी कील पड़ी हुई हो। तो हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था डूब गई, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा कर्जा आखिर 54 लाख करोड़ से बढ़ के 130 लाख करोड़ क्यों पहुंच गया, बेरोजगारी की दर इतनी क्यों पहुंच गई। और चीन हर रोज 2 कदम आगे बढ़ जा रहा है। किसी दिन अरुणाचल प्रदेश में कोई खतरा ना पैदा हो जाए, हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हम लोग देशभक्त है, हम लोग असली राष्ट्रवादी हैं। हम इस लोग इस देश के एक एक इंच हो गया सन 62 में, क्योंकि हम नए आजाद हुए थे, हम कमजोर थे। अंग्रेज अपनी फौज और सेना और हमारे हथियार लेके चला गया था, हमको कंगाल छोड़ गया था। हम सोच रहे कि न लड़ेंगे न लड़ने देंगे, पैसे को अपने विकास में खर्च करेंगे। इस सोच में चूक हो गई थी 62 में, लेकिन उसके बाद 65 में हमने उसका बदला ले लिया। उसके बाद सिक्किम को कब्जा करके हमने बदला ले लिया। उसके बाद न जाने कितनी जगहों पर जीत करके कब्जा करके बदला ले लिया। आज हमारी मजबूत सेना है, मजबूत अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसको बर्बाद किया जा रहा है सरकार के द्वारा। चिंता का विषय है। इस देश में धर्म खतरे में नहीं है। मैं विनीता इसका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जानबूझ के इस वक्त आपके सामने बोल रहा हूं। इतने 100 साल मुगलों का राज था, वो तलवार का राज था, और चाहते तलवार से पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बना देते। एक भी मंदिर नहीं बचा होता, एक भी धर्म ग्रंथ नहीं बचा होता, कोई हिंदू नहीं बचा होता तलवार के राज में। लेकिन उनकी हैसियत नहीं थी कि उस देश से हिंदू खत्म कर पाते हो। आज भी इतने हिंदू, उनके जमाने से उतने सारे धर्म ग्रंथ और सारे धर्म स्थल बचे हुए हैं। और उनके जमाने में भी धार्मिक किताबें लिखी गई। उनके समय में तमाम हमारे साहित्यकार पैदा हुए। अंग्रेजों का उतना लंबा राज था, वो भी आतंक का राज था। उन्होंने लगाया हथियार, लगाई अपनी बंदूकें और जलियांवाला बाग में भून दिया सबको। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार और बंगाल तक लाखों लोगों को फांसी पर लटका दिया पेड़ों पर। लेकिन उनकी भी यह हैसियत नहीं हुई कि हिंदुस्तान के मुसलमान को, हिंदुस्तान के सिख को और हिंदुस्तान के हिंदू को खत्म कर दें। वो नहीं खत्म कर पाए, कभी खतरा नहीं हुआ। लेकिन ये जब राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सेना अध्यक्ष हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, हर आदमी हिंदू, हिंदुओं की सरकार है, आइडियोलॉजी के हिसाब से पार्टी को प्रॉफिट भी तो उसी से हो रहा है ना। नहीं, प्रॉफिट हो रहा है तो इस प्रॉफिट के खिलाफ भी तो मैं सवाल उठा रहा हूं। ये सारे सवाल मैं इसीलिए उठा रहा हूं कि किससे डर है। अपनी आत्मा से पूछ के देखो, अपने मन से पूछ के देखो, क्यों बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो देश को। और इस देश को बर्बादी से हमें आपको मिलकर रोकना पड़ेगा। उसका तरीका यही है, जो बातें मैं आपके चैनल पर विषय से हट के कह रहा हूं, ये जानबूझ के कह रहा हूं कि जितने लाख लोग सुन रहे हो, शायद उनमें से किसी की चेतना जग जाए। आज मैंने एक पोस्ट लिखी है कि इंग्लैंड में लोग आत्मा को नहीं मानते। इंग्लैंड के लोग ईसा को मानते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा टाइप की चीज को नहीं मानते। लेकिन इंग्लैंड के 50 मंत्रियों ने अपनी आत्मा की आवाज को सुना और इस्तीफा दे दिया, और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। भारत तो अपनी आत्मा को मानता है, तो भारत के लोगों की आत्मा कहां गिरवी रख दी गई है और कहां मर गई है। मैं भारत के मंत्रियों, सांसदों की आत्मा को चेताना चाहता हूं, उनका आह्वान करना चाहता हूं, अपनी आत्मा में झांको कि देश के खिलाफ आप लोग क्या कर रहे हो, इंसानियत के खिलाफ क्या कर रहे हो। सर, अभी मोदी सरकार के जितने मंत्री हैं, किसको आप मतलब ऑन अ न्यूट्रल, मतलब हमें एक समीक्षा के तौर पे ये समझना चाहिए कि भाई क्या वाकई में कोई अच्छा काम कर रहा है, तो क्या आप ऐसा नहीं है, ऐसा देखते हैं? ऐसा नहीं है विनीता, ऐसा नहीं है। मैंने नितिन गडकरी का वो भाषण सुना है जिसमें उन्होंने कहा विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा था कि विपक्ष की पार्टी अगर आज कांग्रेस कमजोर है तो कांग्रेस के लोगों को उसको छोड़ना नहीं चाहिए, कल को मजबूत भी हो सकती है। इतनी पॉजिटिव करने वाला, बात करने वाला भी एक मंत्री है।
और जो सारे, मुझे जहां तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, एक संपादक की पुस्तक के विमोचन को छोड़ के क्षणिक, लेकिन मुझे जहां तक दूसरे दलों के तमाम लोग मिलते हैं, सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं कि सबसे मिलते हैं और सबका काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी मंत्री अच्छा, हम लोग सुषमा स्वराज की तारीफ करते थे, हम लोग कहते थे प्रधानमंत्री उनको होना चाहिए था, हम कहते हैं कि इनसे लाख गुना बेहतर राजनाथ सिंह। बिल्कुल, सुषमा स्वराज सर, मतलब डेफिनेटली उन्होंने, मैं खुद, मुझे ध्यान है राजनाथ सिंह इनसे ज्यादा डेमोक्रेटिक साबित हो सकते थे, राजनाथ सिंह इनसे बेहतर साबित हो सकते थे, इनसे अधिक लोकतांत्रिक दिखते हैं वो, लेकिन उस तरह के लोग पैदल कर दिए गए हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।